Very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your alternating current. तो आज हम चैप्टर में बेसिकली छोटे छोटे जो हमारे डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम उनको जानेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट योर ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, अपना आज क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सोच रहा हूँ क्विक रिवीजन करवा दूं पिछले क्लास का। तो पिछले क्लास में हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था। तो रेजोनेंस मैंने बताया था वो वाली कंडीशन होती है जिस पर तुम्हारा एक्सएल की बराबर वैल्यू कितनी हो जाती है, एक्ससी के बराबर हो जाती है। तो जिस वैल्यू पर, जिस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, वो फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इस कंडीशन को नाम दिया जाता है बेटा रेजोनेंस कंडीशन। एंड दिस कंडीशन इज बेसिकली नोन एज योर रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है ना बच्चा। तो दिस कंडीशन जहां पर तुम्हारा एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है, उस कंडीशन को हमने नाम दिया रेजोनेंस। और ये फ्रीक्वेंसी जिस पर ऐसा हुआ है उसका नाम दिया गया ओमेगा आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो बराबर होती है 1/2 पाई रूट में एलसी। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है बच्चा। और इस रेजोनेंस कंडीशन पे हमने जाना था कि करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो आरएमएस वैल्यू की भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी एट ओमेगा आर। मैंने बताया था जब भी ओमेगा की वैल्यू लेस देन ओमेगा आर होगा या तो तुम्हारा सर्किट होगा, मतलब लीडिंग सर्किट होगा, याद रखना है। और जब भी ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर होगा तो मतलब एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से बड़ी होगी, दैट इज योर इंडक्टिव तुम्हारा सर्किट होगा, या फिर लैगिंग सर्किट हम रखेंगे। इसको भी आपको क्या करना है बच्चा, याद रखना है। ठीक है ना बच्चे, ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे। फिर हमने बात की थी एडमिटेंस, ससेप्टेंस, कंडक्टेंस। तो एडमिटेंस इज नथिंग बट योर एडमिटेंस रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस 1/z, ससेप्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, एक्स का रिएक्टेंस, ठीक है ना। और तुम्हारा कंडक्टेंस 1/r, ठीक है ना, 1/r। ओके बच्चा। देन वी टॉक्ड अबाउट योर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। यस, हमने एक पॉइंट की बात की थी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है बेटा, वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसपे पावर हाफ होती है, वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसपे पावर हाफ होती है उसे हमने बोला मैक्सिमम की हाफ, है ना, एवरेज का हाफ। तो तुम्हारा उसे हमने क्या बोला बेटा, उसको हमने बोला आपका हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे आपका करंट कितना हो जाता है, I/√2। कितना हो जाता है बेटा, I/√2। तो I/√2 तो मैक्सिमम आरएमएस की वैल्यू का √2 वैल्यू हो जाता है। ये मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, ठीक है ना बच्चों। अब ये इन दो फ्रीक्वेंसीज को, ये एफएल है और ये एफएच है। तो एफएल को क्या बोला हमने, एफएल को बोला लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया बेटा एफएल को, लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी। एफएच को नाम दिया बेटा हमने हायर हाफ फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया बच्चा हमने, हायर हाफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर मेरा एफएल और एफएच है, एफएल और एफएच में बेटा जो हम पढ़े तो एफएल क्या लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी, एफएच हायर हाफ फ्रीक्वेंसी। तो हायर हाफ फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव सर्किट में होगी और लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव वाले रीजन में आएगी बेटा, ठीक है ना। ये सब हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। एफएच में से एफएल घटा दो तो एफएच माइनस एफएल इज बेसिकली योर बैंडविड्थ बच्चा। तो डेल्टा एफ कितना होता है, एफएच माइनस एफएल के बराबर, ठीक है ना। दिस इज योर बेसिकली बैंडविड्थ। फिर इसके बाद हमने बैंडविड्थ के बाद बात की थी अपने क्वालिटी फैक्टर की। तो क्वालिटी फैक्टर मैंने तुम्हें बोला था क्या होता है, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ इज इक्वल टू योर क्वालिटी फैक्टर, इज इक्वल टू योर क्वालिटी फैक्टर। तो बैंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर बाय बैंडविड्थ, इसको कोई लोग एफ आर बाय डेल्टा एफ भी लिख सकते हो, उसमें मुझे कोई भी उसमें गलत बात नहीं है, ठीक है। तुमने यहां से देखा इसको, तो क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला। अब क्वालिटी फैक्टर के और भी फॉर्मूले होते हैं, विच आर दीज फॉर्मूला, वोल्टेज अक्रॉस एल बाय वोल्टेज बाय वी आर, वीसी बाय वी आर, ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर को यहां से सॉल्व करो अगर पूरा फर्दर, तो ओमेगा आर एल बाय आर, 1 बाय ओमेगा आर सी एंड 1 बाय रूट में एल सी। और कोई ये आर से आर मत काट देना, ठीक है ना, जो भी था मैं नाम भूल गया, ठीक है ना। नो आदि, ठीक है। तो ये यस, इसमें आपको फॉर्मुले तो याद रखने ही पड़ेंगे। यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर में अब तुम्हें फॉर्मुला याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। यू हैव टू क्रैम द फॉर्मुला नाउ। अब इसमें फिर हम चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड और एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या होता है बेटा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, उसको समझते हैं, आइए समझे, ठीक है ना। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में उसको समझने के लिए हमने कल प्रीवियस अभी रिवाइज भी किया है, करंट का ग्राफ बनाया था हमने, याद करना आपने। करंट का ग्राफ बनाया हमने फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है ना। वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ ना कुछ आपके ऐसे ऐसे आए थे यार, बोलो बच्चों, क्या ग्राफ कुछ हमारे ऐसे ऐसे आए थे, नहीं आए थे? ओके, कौन से नोट का रीजन बताना है बेटा मुझे? हाँ, इसको लिए ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यस,
फॉर दिस नोट पॉइंट ओनली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर शार्पनेस। मैं इसी शार्पनेस के लिए, यही शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होता है, इसी को समझा रहा हूं बच्चा। ये जो नोट पॉइंट है ना, गुड सर्किट के लिए क्यू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये शार्पनेस से समझ में आती है। आइए समझते हैं उसी पॉइंट को, ठीक है बेटा, आओ बेटा। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, वही नोट पॉइंट को हम यहां पर समझा रहे हैं, एक बार इसको बनाएंगे बेटा, ठीक है ना, ठीक है। मान लो हमारे पास ना कुछ सर्किट्स हैं, मान लो हमारे पास क्या है, कुछ सर्किट्स हैं, ठीक है, और उनका फ्रीक्वेंसी, ये वाला ग्राफ, करंट का ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, उनके फ्रीक्वेंसी ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है बेटा। अब ध्यान से सुनना, समझना है आपको यहाँ पर चीजों को, ठीक है ना। तो ये शार्पनेस, अब मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा शार्प कौन सी फिगर है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? सबसे शार्प कौन सा वाला है बेटा? यू गाइस टेल मी, सबसे शार्प कौन सा है? आपको देखने लग रहा होगा सबसे पहला 1 नंबर का सबसे शार्प लग रहा है हमको, बिल्कुल बिल्कुल सबसे शार्प क्या है, 1 नंबर का। अच्छा, अब ना मैं क्या करता हूं, इनको ना थोड़ा सा अलग लेके आता हूं, इसको मैं अलग से लेके आया समझाने के लिए, समझाने के लिए बेटा, ठीक है। इस रेड वाले को भी मैं अलग से लेके आता हूं, ठीक है, और बढ़िया से समझेंगे अपन ना। देखो अब इसमें आ जाओ, पहले पहले इसमें आओ, मुझे बताओ क्या यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी होगी? मान लो आई मैक्स, सबसे बड़ी करंट की किसमें, आई वन की सबसे बड़ी वैल्यू आई मैक्स, ठीक है। आप मुझे बताओ लोअर हाफ फ्रिक्वेंसी हायर हाफ फ्रिक्वेंसी कब आएंगी, कितने करंट पे आएंगी बेटा, कितने करंट पे आएंगी? हाफ हाफ फ्रिक्वेंसी कितने करंट पे आती है, √2 टाइम्स या 1/√2? 1/√2। तो क्या है 1/√2 यहाँ आएगा, तो ये I1/√2 होगा बेटा, बोल क्या होगा, ये I1/√2 होगा, ठीक है ना बेटा, I1/√2 होगा, ओके। ऐसी सोच, क्या इसके लिए भी बेटा I2/√2 आएगा? ये क्या ये I2/√2 होगा, नहीं होगा? जरा सोचो, I2/√2। अब मैं ना यहाँ पर कुछ चीजें लिखना चाह रहा हूँ आपको समझाने के लिए। क्या बेटा, I1 की मैक्सिमम वैल्यू बड़ी है I2 की मैक्सिमम वैल्यू से, और ये बड़ी है I3 की मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है ना बच्चा। ऐसे में अगर आप देखें तो I1/√2 की वैल्यू I2/√2 की वैल्यू से बड़ी होगी, और I3/√2 की वैल्यू से बड़ी होगी। इसको लिखना नहीं है, इसको समझना है अभी, ठीक है ना। तो मतलब कि यहां पर तो ग्रीन वाले के वो आ रहे होंगे, तो यहां पर ग्रीन वाले का कुछ ना कुछ ये आ रहा होगा पॉइंट, है ना, ग्रीन वाला का पावर फ्रिक्वेंसी, रेड वाले के कुछ यहां आ रहे होंगे, यस और नो। और ये जो ब्लू वाला है उसके लिए ये कुछ ऐसी वैल्यू आ रही होगी। तो मुझे बताओ बैंडविड्थ सबसे बड़ी किसकी आ रही है? बताओ भाई, बैंडविड्थ सबसे बड़ी किसकी होगी? थिंक थिंक थिंक। ये ग्रीन से बना देता हूं मैं, जिससे कि तुम्हें कलर वाइज समझ में आ जाए सब कुछ ना, इसको मैं थोड़ा ढंग से बना दूं। तो मुझे बता बैंडविड्थ किसके सबसे बड़ी हुई, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए? सी बेटा, ब्लू की बैंडविड्थ सबसे बड़ी आ रही है, मतलब क्या जो बैंडविड्थ है अपने फर्स्ट वाले की, वो सबसे बड़ी नहीं है, सबसे छोटी आ रही है। और बैंडविड्थ सेकंड की, फिर बैंडविड्थ सबसे बड़ी 3 की, बैंडविड्थ ब्लू वाले की सबसे बड़ी है, वो ब्लू नंबर का 3 है ना। तो बैंडविड्थ सबसे बड़ी किसकी आ रही है बेटा? 3 की आ रही है। क्या दिख पा रहा है आपको? तो बैंडविड्थ सबसे बड़ी किसकी आई बेटा हमारे पास? थर्ड वाले की बैंडविड्थ सबसे बड़ी आई हमारे पास। ये चीज तुमने देखी नहीं देखी? मतलब जिसकी पीक सबसे ज्यादा, जिसकी पीक सबसे ज्यादा है उसकी बैंडविड्थ क्या है? कम है। अगर पीक ज्यादा तो बैंडविड्थ की वैल्यू कम, बैंडविड्थ वैल्यू कम। अब मुझे बताओ क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? ओमेगा आर बाय बैंडविड्थ। तो अगर बैंडविड्थ की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? अगर बैंडविड्थ की वैल्यू कम तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा, ठीक है ना। अब सर हमें क्या फायदा हुआ इसका, हमें क्या फायदा हुआ ये समझना है बेटा। आप ये सोचो, क्या अपने पास अपनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब आर्मी है, आर्मी, अगर आर्मी किसी, आर्मी में 2 जवान हैं, आर्मी में 2 जवान है अपने, चिंटू और पिंटू, तुम्हारे चिंटू जी और पिंटू जी हैं, ठीक है ना। तो चिंटू जी और पिंटू जी को दोनों को एक दूसरे से बात करनी है, तो बेटा वो क्या बात करेंगे? हाँ, चिंटू और पिंटू है बेटा, यहाँ पर आर्मी में अभी चिंटू और पिंटू है, समझ लो कोई बात नहीं। तो चिंटू और पिंटू, हाँ बिल्कुल चिंकी भी हो सकती है, तुम तो मुझ पे वो लगा रहे हो इल्जाम। हाँ चिंकी भी है भाई, बोलो, दोनों आर्मी में है, ठीक है, चलो बेटा।
हम्म। और ये दोनों आपस में इनको कांटेक्ट करना है कि भैया यहाँ पर शूट करो, यहाँ पर शूट करो, ठीक है ना, यहाँ पर शूट करो या फिर यहाँ पर शूट करो, कुछ भी ऐसे उनको बातें करनी है। बड़ा व्हाट डू यू वांट कि इंडिया के लोग जो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान वाले सुन ले क्या? तुम क्या चाहते हो, क्या ये पाकिस्तान वाले सुन ले क्या? नहीं, पाकिस्तान वाले नहीं सुने। मतलब कि जो उनके बात कर रहे होंगे वो एक बहुत ही पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे बात करें, एक बहुत ही कम रेंज पे, बैंडविड्थ पे काम करें। हाँ जी भाई, बोलो, बिल्कुल कम पे काम करनी चाहिए। तो मतलब क्या, अगर उनको बैंडविड्थ कम से कम रखनी है, तो अगर आर्मी वालों को अपने कम्युनिकेशन सेंटर के लिए बैंडविड्थ कम से कम, मतलब कि कोई और ना सुन पाए उनकी बात, तो बैंडविड्थ रीजन फ्रीक्वेंसी का सबसे कम से कम रखना है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का उनको क्या करना है, सब रीजन कम से कम रखना है। तो ऐसे में क्वालिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, हाई या लो? क्वालिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, हाई या लो? हाई होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना है, हाई होना चाहिए। अच्छा, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। क्या तुम लोगों ने टेप रिकॉर्ड का नाम सुना? टेप रिकॉर्ड, या फिर कार में वो होता है आजकल रेडियो सुनते हैं ना, वो गोला सा आता है, गोल घुमाया जाता है, घुमा घुमा के सेट करते हैं। पुराने जमाने में होता था, आजकल तो मोबाइल में होता है ना। तुम बचपन में देखा होगा ये सब, बिल्कुल। तो उसमें क्या करते थे, 92.7 सुनना है यार, 92.7 रेड एफएम सुनना है अपने को। पर अपने को ना 92.5 और 92.9 में भी आवाज आने लग जाती थी। अरे यार जो भी है, रेड एफएम जो भी है, मुझे मत करो। इन क्या इसमें भी थोड़ी थोड़ी आवाज आने लग जाती थी? चाहे वो नॉइस आ रही हो, पर आवाज तो आती थी ना बेटा, है ना भाई। इतने पर भी हमें इसकी वाली की आवाज, थोड़ी थोड़ी सी गाने आवाज जो भी बात करें सुनाई देता था, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। ठीक है, अब जरा यहां पर देखो, अगर यही इसी रेंज में तुम्हारा आर्मी वाले बात कर रहे हो, तो बेटा क्या हमारी बातें लीक हो सकती है? क्या मैं भी फ्रिक्वेंसी कर सकता हूं? बोलो। तो हम ये नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो व्हाट वी वांट कि हमारा जो क्वालिटी हो ना इंस्ट्रूमेंट की, बहुत अच्छी हो। क्वालिटी अच्छी हो मतलब कि पीक उसकी अच्छी हो बेटा। क्या अच्छी हो? उसकी पीक बहुत ज्यादा हो, क्वालिटी फैक्टर बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। बैंडविड्थ कम हो जाए, बैंडविड्थ कम हो जाए। तो व्हाट वी वांट, एक अच्छे सर्किट के लिए, फॉर अ गुड सर्किट, अपने बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, और क्वालिटी फैक्टर क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो क्वालिटी फैक्टर किसका ज्यादा होगा भाई? वन वाले का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, क्वालिटी फैक्टर ऑफ टू से, और फिर क्वालिटी फैक्टर ऑफ थ्री से। ठीक है बच्चा, ओके। देख लो बेटा इसको, क्वालिटी फैक्टर के लिए। तो क्वालिटी फैक्टर के लिए आर की वैल्यू क्या रखी जाती है, कम रखी जाएगी बेटा। बैंडविड्थ कम रखते हैं हम। बैंडविड्थ कैसे कम करते हैं हम? इस फंडे से, अपने आर एल सी पर। क्योंकि बैंडविड्थ का फॉर्मूला किस पर डिपेंड कर रहा है यार, देखो ना सब चीजें, ये सब तुम्हारे किस पे डिपेंड कर रही हैं, आर एल सी। देखो इस पे क्वालिटी फैक्टर इस पे डिपेंड कर रहा है। तो आर एल सी, अगर आर की वैल्यू कम रखेंगे तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल देवराज, एफ एल से एफ एच की दूरी, एफ एल और एफ एच में जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिफरेंस बिटवीन एफ एल एंड एफ एच इज बेसिकली योर बैंडविड्थ। डिफरेंस बिटवीन एफ एल एंड एफ एच इज बेसिकली बैंडविड्थ, ठीक है। ओके गाइस, चलो। तो शार्पनेस याद रखना, तो तुम्हारे सर्किट की क्वालिटी फैक्टर क्या होनी चाहिए, हाई या लो? हाई होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? चलो बेटा आगे चलते हैं। नहीं यार, बैंडविड्थ बढ़ाने से आवाज नहीं बढ़ती। उसमें रीजन में तुम आ जाते हो, उस रीजन में आ जाते हो जिसमें तुम सुन पाओ, डेटा को तुम ट्रांसमिट ले पाओ, तुम उस रीजन में आ जाओगे, ठीक है। वो रीजन में आ गए हो तुम, बस। मैथमेटिकली स्पीकिंग, फिजिक्स में डेफिनेशन वाइज, बैंडविड्थ क्या है तुम्हारा, एफ एल और एफ एच का डिफरेंस। यस। नेक्स्ट इज योर फॉर्म फैक्टर, नेक्स्ट इज योर फॉर्म फैक्टर। छोटे छोटे पॉइंट है जो याद करने वाले पॉइंट है तुम्हारे पास। फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसॉइडल करंट।
इनफैक्ट पहले मैं फॉर्म फैक्टर का तुम्हें ना वैल्यू लिख देता हूँ। फॉर्म फैक्टर होता क्या है, फॉर्मूला भाई उसका फॉर्म फैक्टर फॉर्मूला होता क्या है। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, फॉर्म फैक्टर एफ एफ। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा आरएमएस वैल्यू डिवाइड में एवरेज और हाफ साइकिल में लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, और वो भी कौन से साइकिल्स में, हाफ साइकिल के लिया जाता है बेटा। ऐसा किसके लेते हैं बेटा हम, हाफ साइकिल के लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो यू हैव अ फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ यू। अब तुम लोग फाइंड आउट करो साइनसोइडल करंट का फॉर्म फैक्टर कितना होगा। नाउ यू गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसोइडल करंट। भाई जिसके भी करंट का फॉर्म फैक्टर निकालना है तो करंट के फॉर्म फैक्टर का आरएमएस, करंट का आरएमएस, करंट का एवरेज करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, फाइंड आउट फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसोइडल करंट। सब लोग सॉल्व करेंगे। Find the form factor of sinusoidal current. मतलब तुमको अब आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू याद रखने वाला काम आ गया है ना। तो फॉर्म फैक्टर कितना होगा भाई यहां पर तुम्हारा, क्या आई का आरएमएस वैल्यू और डिवाइड में आई का एवरेज वैल्यू, और हाफ साइकिल में ले रहा है तो कितना होता है भाई आई नॉट बाय रूट टू, और ये कितना होगा तुम्हारा टू आई नॉट बाय पाई, तो कितना हो जाएगा पाई बाय टू रूट टू, दैट इज 1.11। यस भव्य करेक्ट आंसर, आकाश करेक्ट आंसर। तो ये तुम्हारा फॉर्म फैक्टर आ गया साइनसोइडल करंट का, फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसोइडल करंट बेटा। अब तुमको साइनसोइडल ट्रायंगुलर कुछ भी दे दो तुम निकाल सकते हो इजीली। तो भैया इसका क्या आंसर आएगा, फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसोइडल वोल्टेज, क्या सेम आंसर होगा डिफरेंट आंसर होगा, सेम, पाई बाय टू रूट टू, दैट इज 1.11, दैट इज 1.11 बेटा, ठीक है बच्चों। तो यू हैव दिस रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव दिस रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू बच्चा। अर्णव, अर्णव तुम न्यू न्यू हो गए क्लास में आज, अर्णव। मैं कुछ बच्चों के नए नए नाम देख रहा हूँ आज। मनासी सांगले, ये शी इज न्यू। निकिता, निकिता पाल, दो निकिता। पारुल यादव, यस शी इज ऑल्सो न्यू। प्रेक्षा, प्रेक्षा भी नाम नया नया लग रहा है। ऋषभ गोयल, ऋषभ सिंह पुजारा, रोहित अग्रवाल जान, ये तो ये आते हैं, ठीक है। सलोनी मिर्जे, काफी बच्चे नए लग रहे हैं मुझे तो आज, लगता है कुछ बच्चे ऐड हुए हैं। कौन कौन है अभी आज क्लास में, हाँ। अरे तुषार यार तू भी ऐसी बात कर रहा है। ओहो नितिका पाल, आपका नितिका है नॉट निकिता, ओके ओके सॉरी 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 भाई, माफ करो माफ करो। नाउ यार नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा आपके पास, चोक कॉइल कंसेप्ट, चोक कॉइल। हाँ बेटा परीक्षा मुझे पता है तुम्हारा नया नया नहीं हो, मैं नाम तुम्हारा ले लिया पर नया नहीं मुझे पता है, ठीक है ना, आई न्यू दैट। ओके चले आगे, ये तो हो गया ना कंप्लीट। आओ इसमें चलें चौक कॉइल, अब नया कंसेप्ट आ रहा है अपने पास चौक कॉइल। कितने लोगों ने अपने घरों में ट्यूबलाइट पुराने जमाने वाली है, कितने घरों में ट्यूबलाइट जो है ना पुराने जमाने की ट्यूबलाइट है। कभी तो देखियो कि स्कूल में कहीं पर या किसी स्टेशन पे पुराने जमाने वाली ट्यूबलाइट होती थी,
जिसमें बड़े से वो लगे होते थे, वो बहुत भारी सा चोक होता था, उसमें चोक बहुत भारी सी होती थी। पापा ने मतलब खराब हो जाती थी तो बहुत महंगी भी आती थी वो, है ना। हाँ, स्टार्टर तो अलग होता था, स्टार्टर तो अलग चीज होती थी। एक चोक आता था, चोक। हाँ, चोक को उंगली मारते थे तो सही हो जाता था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आजकल ना शायद व्हाइट कलर का तुमने डिब्बा देखा होगा, पतला सा डिब्बा सा, व्हाइट कलर का। पहले हाँ, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। हाँ, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी पिक है नहीं। मैं आपको उसका फंक्शन बता देता हूँ, उसका मैं फंक्शन बता देता हूँ, होता क्या है फंक्शन उसका ना। तो हमें फंक्शन पे चौक कॉइल के ज्यादा बात करनी है बेटा। तो आओ फंक्शन देखते हैं, चौक कॉइल का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली तुम्हारे पास क्या है ना, ये स्टार्ट, ये ट्यूबलाइट दे दी। ट्यूबलाइट में स्टार्टर को तो मारो गोली, हमें नहीं मतलब। यहां पर एसी सप्लाई है और एक चौक कॉइल होती है। क्या होता है जरा समझो। यू हैव अ ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में तुमने क्या लगाया, एक चौक कॉइल लगाया। चौक कॉइल इज नथिंग बट एन आरएल सर्किट। चौक कॉइल कुछ नहीं होता है, एक आरएल सर्किट होता है यार, जो बड़े काम की चीज है। ये तुम्हारी क्या है ना, सप्लाई है, दिस एन एसी सप्लाई। दिस एन एसी सप्लाई। सब पुराने जमाने के तुम क्यों यूज करते हैं, हो सकता है तुम कभी इंजीनियर बनो, तुम्हें पुरानी चीजों का मिले, पुरानी पुराने इंस्ट्रूमेंट्स मिले, तो क्या छोड़ दोगे उनको, पढ़ाई नहीं करोगे उनके बारे में। हम्म। ये आर और ये एल, एक्सेल, ठीक है। तो इट इज अ चोक। चोक इज नथिंग बट योर आर एल सर्किट। चोक क्या है तुम्हारा, एक आर एल सर्किट होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। इसका फायदा क्या होता है चोक का, आप समझेंगे। तुम मुझे एक चीज बताओ यार, देखो तुम्हारे पर ट्यूबलाइट है घर में। ट्यूबलाइट में मान लो कितने वोल्ट चाहिए तुम्हें, 400 वोल्ट, 40 वोल्ट चाहिए। ट्यूबलाइट में कुछ पूरे 200 वोल्ट नहीं जाते। ट्यूबलाइट में पूरे 200 220 वोल्ट नहीं जाता, कितना जाता है, 40 वोल्ट की होती है ट्यूबलाइट ज्यादातर। तो 40 से 50 वोल्ट की ट्यूबलाइट है। पर तुम्हारे घर में सप्लाई कितनी की आ रही है, 220 वोल्ट एसी की आ रही है। तुम्हारे घर में 220 वोल्ट एसी आ रहा है, बट तुम्हारी ट्यूबलाइट में कितना चाहिए, 40 वोल्ट चाहिए। अगर 220 की 220 ट्यूबलाइट में चली जाएगी तो वो फूक जाएगा। ट्यूबलाइट की औकात 40 वोल्ट की है, अगर 220 उसमें चले जाएंगे तो ट्यूबलाइट की राम राम बाय बाय टाटा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। यस, टाटा बाय बाय हो जाएगा तुम्हारा ट्यूबलाइट। तो तुम क्या चाहते हो, ट्यूबलाइट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ट्यूबलाइट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, द वोल्टेज जो है उसके अक्रॉस 40 की आए। तो मतलब 220 में से 40, 220 में 40 तो यहां चले जाए, तो बताओ बचा हुआ कौन ले जाएगा, चोक। बची हुई वोल्टेज कौन ले जाए, चोक ने कंज्यूम कर ले, ठीक है ना। तो चोक क्या चाहता है, चोक में हमें क्या चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप। चोक के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो क्या हो बेटा, ज्यादा। बेटा ये मैंने वैल्यू, यस 220 वोल्ट एसी है ना ये, और क्या, देखो लिखी हुई एसी बता रहे मैं। तो चोक में वोल्टेज ड्रॉप क्या चाहिए तुम्हें, ज्यादा चाहिए कम चाहिए। चोक में यू वांट अ वोल्टेज ड्रॉप टू बी मोर देन योर ट्यूबलाइट, चलो। बट ट्यूबलाइट में बता पावर, ट्यूबलाइट की पावर, ट्यूबलाइट में वोल्टेज चाहिए कम, बट ट्यूबलाइट में पावर क्या चाहिए, ज्यादा या कम। भाई पावर तो पूरी चाहिए ना ट्यूबलाइट में, जितनी यहां से पावर आ रही है एनर्जी तो पूरी चाहिए, इसे एनर्जी पूरी चाहिए। तो पावर तो होनी ज्यादा। मतलब कि चोक में पावर कितनी जाए, मतलब चोक में पावर कितनी जाए, कम या ज्यादा। चोक में पावर कितनी जाए, पावर चोक में, चोक में बात करो, चोक में, चोक में पावर कितनी जाए, कम। मतलब चोक के अक्रॉस पावर होनी चाहिए कम और वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए ज्यादा। चोक में पावर होनी चाहिए कम और वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए बेटा ज्यादा। अपने को चोक पे ध्यान देना है। और ट्यूबलाइट में वोल्टेज कम, पावर ज्यादा। ट्यूबलाइट में वोल्टेज कम और पावर हमें क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। पहले बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। प्लीज गाइस इसको ध्यान रखना है आपको कि चोक कॉइल में वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए ज्यादा और पावर ड्रॉप होना चाहिए उसमें कम, क्योंकि पावर ज्यादा तुम्हें ट्यूबलाइट में चाहिए। तो बेसिकली जो पावर आ रही है उसका मैक्सिमम पोर्शन ट्यूबलाइट में जाना चाहिए, और जो वोल्टेज है उसकी सबसे कम वैल्यू कहां जानी चाहिए, तुम्हें ट्यूबलाइट में जानी चाहिए। तो हमने ये छोटे छोटे पॉइंट पढ़े। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है यार। पावर जो होती है हमारी, पावर क्या प्रोपोर्शनल टू कॉस पे होता है। पावर का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, अपने को पता है फॉर्मूला ये। तो जो चौक कॉइल की पावर है, चौक कॉइल की पावर प्रोपोर्शनल टू कॉस फाइव होगी नहीं होगी। चौक कॉइल की पावर क्या कॉस फाइव के प्रोपोर्शन होगी बेटा।
बिल्कुल होगी। तो हमको पावर ऑफ चॉक कॉइल को बढ़ाना है कम करना है? पावर ऑफ चॉक कॉइल को कम करना है बढ़ाना है? कम करना है। इसको कम करने के लिए क्या cos फाइव भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब जो पावर फैक्टर ऑफ, मतलब कि पावर फैक्टर ऑफ किसका? चॉक कॉइल। चॉक कॉइल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तुम लोग अगर फॉर्मूला याद नहीं कर सकते ना तो मुझसे में बात मत किया करो यार। पावर का फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता कितना होता है? वीआरएमएस आईआरएमएस होता है, वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाइव होता है। कितनी बार बताया मैंने यहाँ पर? एसी में फॉर्मूला कॉस फाइव के साथ लेके चलना है तुमको। और ये कौन सा पावर होती है? एवरेज नहीं होती क्या? पूरे साइकिल की बात करते हैं तो एवरेज की बात करता हूं यहाँ पर। तुम यार पढ़ते नहीं हो यार। कल तुम्हें टाइम मिला, तुमने रिवाइज नहीं किया, मतलब कल क्लास मिस हुई, मतलब पढ़ना तो चाहिए था ना उसमें। नहीं सर, हमको वो फ्री फायर खेलना है, हमको वो सीओडी नया डाउनलोड करना है, हमें यही करना है ना। यही रहेगा तुम्हारी जिंदगी में यार। अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो उड़ जाएंगे। पावर फैक्टर मतलब कॉस फाइव, और चौक कलर में करना है कम। तो कॉस फाइव का फॉर्मूला कितना होता है जरा बताओ भाई? आर बाय जेड। कॉस फाइव कितना होता है तुम्हारा? आर बाय जेड। पावर फैक्टर फॉर्मूला कितना होता है? आर बाय जेड। अब देखो यहां पर आर डिवाइड में रूट में क्या आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। हम सिर्फ और सिर्फ चौक कॉइल की बात कर रहे हैं, होगा नहीं होगा? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो तुम्हारे तो तोड़वाता हूं मैं अभी ना फटाफट से। वन प्लस एक्सएल बाय आर का होल स्क्वायर। कितने लोगों को पार्ट समझ में आ गया? हाँ जी। चलो अब बताओ cos फाइव को क्या करना है? कम करना है। cos फाइव को कम करना है, कम करना है। कम करने के लिए डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा। cos फाइव को कम करने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। तो टोटल वैल्यू डिक्रीज, टोटल वैल्यू डिक्रीज। मतलब अगर इसको बढ़ा रहा हूं तो क्या एक्सएल बाय आर को बढ़ा दूं? क्या एक्सएल बाय आर को बढ़ा दूं? बस चौक कॉइल का पावर फैक्टर बढ़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक्सएल बाय आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ओनली फॉर चौक कॉइल, ओनली फॉर चौक कॉइल। तो चौक कॉइल में पावर फैक्टर वैल्यू कम होनी चाहिए, डेट इज एक्सएल बाय आर की वैल्यू ज्यादा चाहिए। अब एक्सएल बाय आर में एक्सएल की वैल्यू बढ़ाते हैं, आर की वैल्यू रखते हैं कम। जीरो नहीं रखेंगे, कम रखते हैं। क्या रखते हैं हम? कम रखते हैं। ठीक है बेटा, वी कीप इट कम, लेस। दैट्स इट। लिख लो भाई इसको। चौक कॉइल ट्यूबलाइट में आजकल यूज नहीं करते, बट मशीन्स में बहुत ज्यादा यूज होती है हमारे। जो आपके बड़े बड़े जो मशीन्स होती हैं पावर स्टेशन पे, वहां पर बहुत ज्यादा यूज होती हैं बेटा। ठीक है ना? यस, चौक कॉइल हमारी ट्यूबलाइट में यूज नहीं हो रहा। ट्यूबलाइट में पता है कौन से चौक कॉइल यूज होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चौक कॉइल यूज लेते हैं बेटा। अब ना वहां पर इलेक्ट्रॉनिक चौक होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तुमने चिप देखी हुई, चिप लगी भी होती है उसमें। ठीक है? यस। या मेरे पास ना अब घर में तो नहीं है, स्टोर रूम में पड़ी होगी। स्टोर रूम वहां पर, स्टोर रूम में ढूंढना पड़ेगा, अगर होगा तो कभी देखूंगा। बचपन में तो यार बिल्कुल गेम खेला है मैंने उसके। बहुत भारी होती है, उससे तो मतलब ये होता था विकेट भी ना काट दो, विकेट पे मार दोगे ना विकेट कट जाएगा नीचे। बेटा पहले के जमाने में अब के जमाने में बहुत डिफरेंस इसलिए आ गया, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो अपनी वो है ना अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया। डेवलपमेंट में क्या होगा ना, भारी भारी चीज हल्की हो गई है। अब ट्यूबलाइट ना बिल्कुल हल्की सी आती है। वो फिलिप्स की तुम ट्यूबलाइट लेके आओ, एलईडी लेके आते हैं, वो एनर्जी कंजम्पशन भी उसमें कम होता है और काम भी हो जाता है जल्दी से। है ना भाई? उसमें एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता है और तुम्हारा लाइट भी, रोशनी भी बहुत बढ़िया सी आती है। ठीक है? हम्म। अरे आदित्य यार मैं भूल जाता हूँ। ठीक है यार, वैसे वो मेरे इंजीनियरिंग के हैं बेटा फॉर्मूले ना, बुक इंजीनियरिंग के हैं वो मेरे। हाँ ठीक है। तो चौक कॉइल यही इतना चौक कॉइल है, बस दैट्स इट। चौक कॉइल के बारे में समझ लो अच्छे से। आगे चलें ट्रांसफार्मर पर।
तो कहानी तुम लिख लेना यहाँ पर अपनी बुक सब, कहानी पढ़ के तुम थ्योरी लिख सकते हो, तो उसमें शॉर्ट नोट लिख लेना अपने आप। तो शॉर्ट नोट तुम्हारे स्कूल में आ जाएगा स्कूल के लिए, तो वहां पर लिख लेना अपने लिए। शॉर्ट नोट स्कूल के लिए आता है, तो ध्यान से रखना बेटा, ठीक है बेटा। नहीं कोई जरूरत नहीं है इसकी बनाने की, मैं बता दिया तुम्हें ऐसा होता है, पर तुम बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बना सकते हो बढ़िया बढ़िया। अदरवाइज ये भी पूरा एक ही चीज है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट इज योर ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर आपके लिए। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर ना ये होता है यार, ये ऐसे डिवाइस होती है, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर पहले बात करता क्या है उसको समझना जरूरी है, फिर हम कंस्ट्रक्शन पे आएंगे। ट्रांसफॉर्मर का मेन फंडा क्या होता है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट दोनों का, ठीक है ना। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, कीपिंग, ये लिखना जरूरी है यहां पर ना, ये मिसिंग है, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एंड पावर कांस्टेंट। पूरे सर्किट में पावर भी कांस्टेंट रहेगी, इनपुट और आउटपुट दोनों की, और फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, इनपुट और आउटपुट दोनों की बेटा, ठीक है ना। इनपुट साइड आउटपुट साइड की फ्रीक्वेंसी भी सेम, और इनपुट साइड पे पावर, आउटपुट साइड पे पावर, दोनों साइड पे पावर भी क्या रहेगी तुम्हारी, कांस्टेंट रहेगी। उसके लिए उसके हिसाब से तुम वोल्टेज और करंट में करवाओगे, वेरी करवाओगे। तो जितना करंट बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज कम, अगर वोल्टेज बढ़ गया तो उतना ही करंट कम, ठीक है। प्लस इट डज नॉट वर्क ऑन योर डीसी सप्लाई पे काम ही नहीं करता, ये डीसी सप्लाई पे काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना, ये बेकार हो जाएगा, जल जाता है डीसी पे। अब समझो होता क्या है, बेसिकली तुम्हारे पास शीट्स होती हैं। मैंने तुम्हें कुछ बताया था एडी करंट में भी, कुछ ऐसे ऐसे बताया था पहले भी, एडी करंट में बताया था मैंने तुम्हें, कॉपी ले लो, कॉपी में से बीच में से पोर्शन काट दो, हाँ ना, है ना, हाँ। तो ये बेसिकली ना कोर होती है, ये क्या होता है, सब बोलते हैं कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं इसको हम, कोर बोलते हैं, जिसका किसका बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। और हमने यहाँ पर क्या लगा रखी है, कॉइलिंग कर रखी है। क्या कर रखी है, कॉइलिंग कर रखी है। तो हमारी कॉइल होगी इनपुट कॉइल, ऐसी सेम कॉइल क्या होती है, आउटपुट पे होती है बेटा, ऐसी सेम कॉइल क्या होती है, आउटपुट पे होती है। तो दो कॉइल बिल्कुल आसपास है अपने, दो कॉइल क्या है, बिल्कुल आसपास है, ठीक है। हमने यहाँ पर इनपुट सप्लाई लगा दी, हमने यहाँ पर क्या लगा दी, इनपुट सप्लाई लगा दी, इसे हमने बोला इनपुट। तो यहाँ करंट इनपुट पे प्राइमरी बोलते हैं, और ये ईपी, तो प्राइमरी आईपी ईपी हमने लिख दिया बेटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आईपी ईपी लिख लिया है बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहां देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग, ये ईपी आईपी है, इसके नंबर ऑफ लूप कितने हैं, एनपी है। यहाँ पर नंबर ऑफ लूप कितना, सेकेंडरी पे एनएस, सेकेंडरी पे लूप कितने हैं, एनएस। और यहाँ पर हमने कोई भी लोड वोड लगा दिया, जैसे तुम्हारे घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, मोहल्ले के बाहर, तुम्हारे घर के या तुम्हारी सोसाइटी के या मोहल्ले के बाहर ना एक बड़ा सा स्टैंड लगा के उस पे दो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं ज्यादातर, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर रखे हुए होंगे ज्यादातर, वो सीमेंट का बना होता है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उस पे जाली से बंद कर रखा होता है, बिल्कुल पार्क में होगा उसके तुम लोगों के, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। तो वो तुम्हारा एक को यही ट्रांसफार्मर है। अब वो क्या करता है, तुम्हारे सब स्टेशन से बिजली आ रही है, उसको स्टेप अप स्टेप डाउन करके तुम्हारे घर में भेजता है। तुम्हारा लोड है ये, तो वो एनर्जी को कम ज्यादा कर रहा है, वोल्टेज को कम ज्यादा कर रहा है। क्या कर रहा है, वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, ठीक है ना, या तो कम या फिर ज्यादा। बेसिकली क्या होता है, यहां पर मुझे बताओ, यहां पर करंट घूमेगा तो यहाँ फ्लक्स आएगा नहीं आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्या ये फ्लक्स होगा, इस वाली में फ्लक्स होगा नहीं होगा, फ्लक्स जल्दी बोल भाई, क्या यहाँ पर फ्लक्स होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये फ्लक्स बेसिकली इसके साथ लिंक करेगा, क्या ये मैग्नेटिकली कपल्ड है, अगर मैग्नेटिकली कपल्ड है तो ये फ्लक्स क्या इसमें भी लिंक करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर ये फ्लक्स इसका यहाँ भी लिंक करेगा, मतलब कि यहाँ पर इसकी क्या जा रही है एनर्जी, वो यहाँ से मैग्नेटिक इसमें जा रही है, तो इंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगी, सेकेंडरी वोल्टेज आएगी, सेकेंडरी वोल्टेज आएगी तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एक सेकेंडरी करंट आएगा ड्यू टू लोड के जेड की वजह से, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, पावर हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। पावर कांस्टेंट के लिए क्या, ईपी आईपी क्या बराबर ईएस आईएस होगा, तो ईपी आईपी बराबर क्या होगा, ईएस आईएस होगा। जो यहां पर फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स लिंकेज होकर यहां पर फ्लक्स जाएगा, जितना फ्लक्स यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर
उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर लिंक होगा, और ऐसे होने को हम बोलते हैं आइडियल। जितना फ्लक्स लिंक यहाँ पर होगा इसमें, वही फ्लक्स तुम्हारा यहाँ चले जाएगा, सारा लिंक करेगा। देखो ना यहाँ पर इसके हेल्प से यहाँ फ्लो करेगा ना, इस मेटल में ये फ्लो करेगा, इस मेटल में करेगा, फ्लो करेगा, फ्लो करेगा। तो जितना लिंक यहाँ पर था फ्लक्स आया, उतना ही मैग्नेटिक लिंक यहाँ पर हो गया, इस वाले लूप में हो गया सेकेंडरी में। और दोनों में यहाँ पर इस फ्लक्स से ईएमएफ आएगा, जो वेरी कर रहा है वो टाइम के साथ। तो फ्लक्स यहाँ पर आया तो ईएमएफ आया, ईएमएफ की वजह से यहाँ पर करंट आया सेकेंडरी पे। और मैंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मर में पावर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ईपी आईपी बराबर ईएस आईएस हम सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सॉफ्ट आयरन क्यों लगाते हैं हर्षित, अभी रुका रहे, समझाया जाएगा। अब यहां पर देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट में आप कभी भी डीसी नहीं यूज करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट यहां पर ट्रांसफॉर्मर में ऑल्टरनेटिंग करंट यूज किया जाएगा, डीसी करंट नहीं यूज करते, खराब हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर। पहली बात, कंस्ट्रक्शन में खाली यहाँ पर एसी के लिए बना होता है, डीसी के लिए नहीं बना होता है। ये क्या करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है ना, कन्वर्ट मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ऑब्वियसली बात है, सप्लाई देखो ना, सप्लाई कौन सी है, ऑल्टरनेटिंग है। तो सप्लाई ऑल्टरनेटिंग वेरी कर रही है, करंट वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, फ्लक्स वेरी कर रहा है, फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो यहां पर भी आ गया। बेटा लोड, क्या पागल वाली बात कर रहे यार, लोड क्यों नहीं होगा, बिना लोड के इसका क्या करूं मैं पावर का, यहां पर बिना जेड के ई और आई आ सकता है, ई तो आ जाएगा, आई आएगा, बिना ओपन होगा तो सोचना जरा, कुछ फायदा है, लोड तो होगा ही होगा। ठीक है, लोड तो पक्का से होगा ही होगा। ठीक है ना, तो हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की हमने बात करी सारी, हमने किसके लिए बात करी, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की हमने यहां बात करी है। ठीक है, तुमको ना खाली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मर पढ़ाने बैठूंगा ना तो 2 महीने 3 महीने पढ़ा सकता हूं मैं ट्रांसफॉर्मर, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर है पढ़ने के लिए। तो ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना सिलेबस में उतना पढ़ो। ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रोमैटिक जो नोट्स दे रहा हूं वैसे ही यूज करना। प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। प्राइमरी कॉइल कौन सी, जहां पर इनपुट लगाई जाती है। आउटपुट कॉइल कौन सी, जहां पर सेकेंडरी होती है। ठीक है ना, मैं सही बता रहा हूं, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये ट्रांसफॉर्मर मैंने कितने 6 महीने, 6 महीने में से 3 महीने मैंने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में ट्रांसफॉर्मर आता है तुम्हारा, थर्ड ईयर मतलब कौन सा, फिफ्थ सेवन में, हाँ 5वें सेम में तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल लेता है। और वो पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा। इसे ट्रांसफॉर्मर में 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है ना, 3 महीने उसमें से ट्रांसफॉर्मर, 3 महीने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा जाता है, 1 महीने डीसी पढ़ाई जाती है, और 2 महीने पढ़ते हैं ऑल्टरनेटर। ठीक है ना, तो इतना बड़ा चीज है। तो यार तुम मेरा टेस्ट लेने जाओगे तो मैं तो बता ही दूंगा सब कुछ यहाँ पर। ठीक है ना, अपने को बस उतना ही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है बेटा। ठीक है, अदरवाइज यू कैन गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ बुक्स, सिलेबस पे फोकस करो। तो देख यहाँ पर एक फंडा आ रहा है ईएस बाई ईपी, यहां से देख, देख ईएस बाई ईपी कितना आ रहा है, ईएस बाई ईपी क्या आईपी बाय आईएस के बराबर। देख यहां से हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आइडियल है बेटा, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आइडियल। ठीक है, तो ईएस बाई ईपी बराबर कितना आएगा, आईपी बाय आईएस के बराबर आएगा। और इस रेशियो को हम बोलते हैं के, और के क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। के इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है, के होता है हमारा। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है बेटा मेरा, के होता है। ठीक है, अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इसको नाम दिया जाएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर के की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इसको नाम दिया जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब कुछ बच्चों के मन में ख्याल आएगा
सर ये आरएमएस लूं या फिर मैक्सिमम लूं? बेटा देख, अगर तू दोनों का आरएमएस लेगा तो भी सही है, दोनों का मैक्सिमम ले तो भी सही है, क्योंकि फैक्टर रिमूव हो जाएगा ना। जो बच्चा ये पूछ रहा है आरएमएस या मैक्सिमम, तुम ये सोचो क्या वो डिवाइड करने पर क्या बेटा वो रूट टू का फैक्टर हट जाएगा ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आरएमएस ले ले मैक्सिमम ले ले, पर दोनों को लेना सेम है, ऊपर नीचे वाले दोनों एक टाइप के होने चाहिए। ठीक है, तो के ग्रेटर देन 1 अगर होगा तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, के लेस देन 1 होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। अच्छा, वो प्राणी, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं, एक ऐसी अलग टाइप की प्रजाति है जो गूगल पे टीचर के ज्यादा गूगल पे वो ज्यादा बिलीव करते हैं। तो गूगल वालों, तुम तुम्हारे सिलेबस में ये वाले आंसर लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेंगे, गूगल के हिसाब से लिख के आओगे तो आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि आज से 10 साल पहले, नियर अबाउट 10 या 11 ईयर्स बैक, नियर अबाउट 10 ईयर्स 11 ईयर्स बैक, इंजीनियरिंग में IEEE ब्रांच, एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उन्होंने ये के का फंडा गड़बड़ कर दिया। क्या किया वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तो गूगल से मत देखना। गूगल तुमको IEEE का रिजल्ट देगा, ना कि ये वाला रिजल्ट। तुम्हारे सिलेबस में CBSE जेई के सिलेबस में ये वाली क्वांटिटी है, ना कि वो पुरानी वाली, क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। दैट्स इट। तो अपने को यही लेना है, ये पुराने वाला नहीं लेना, तो गूगल नहीं जाओगे तुम। ठीक है, हाँ तो वो तुम ऑनलाइन एग्जाम देते हो ना, देख स्क्रीनशॉट और आंसर और टिक मार दिया, या फिर सीधे सीधे दिया और एकदम लिखा और भेज दिया, तो वो मत करना बेटा, गूगल से मत सर्च करना आंसर। ठीक है ओके, तो सही चीज के लिए तुम कॉलेज जाओ, वहां पढ़ो, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशन हो गई है, तो वो मॉडिफिकेशन हम नहीं पढ़ते अभी, मतलब हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, ओके। एंड दिस इज द सिंबल फॉर ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है, जिसमें ये 3 डंडों का नाम दिया जाता है मैग्नेटिक कपलिंग। इन 3 डंडों का एक सिग्निफिकेंस होता है, इसको नाम दिया जाएगा मैग्नेटिक कपलिंग। क्या नाम दिया जाएगा बच्चा? मैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर है, इसमें बीच में ये 3 जो कभी कभी पूछ लेते हैं, ये 3 का मतलब क्या होता है? इट इज मैग्नेटिक कपलिंग। हाँ तुम बोल सकते हो, बिल्कुल संचित। दोनों कॉइल आपस में लिंकेज कर रहे हैं ना, इंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर रहे हैं दोनों आपस में, तो उसको शो करने के लिए हम ये 3 डंडे बनाते हैं कॉइलों के बीच में, पूरा दिखाने के लिए, एंड इट इज नोन एज योर मैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है बच्चा, देखो अपने लिए को ना सिर्फ ट्रांसफॉर्मर कौन सा पढ़ना है, पहले तो ध्यान रखो कौन सा पढ़ना है भाई, ओनली एंड ओनली आइडियल, नॉन आइडियल नहीं पढ़ते हम। मतलब लॉसेस हो रहे होते हैं, पक्का से लॉसेस हो रहे होते हैं, अब लॉसेस कौन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मार लो यार, इसका स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी से। ले लिया सबने? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? चलो, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको, लिखा है तो अच्छी बात है, पर अभी बाद में। सबसे ऊपर लिखा है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसफॉर्मर का। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ट्रांसफॉर्मर में? कांस्टेंट, और पावर भी क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। ठीक है, अभी ये पॉइंट दोबारा आएंगे, देखो यहां पर सारी थ्योरी लिखी हुई है। अब देख, ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है वो लैमिनेटेड होती है और सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। इसका रीजन कौन बताएगा मुझे? कौन बच्चा रीजन बताना चाहेगा? हैंड रेस करो। यस, हु वांट टू टेल द रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर? हैंड रेस करो। ट्रांसफॉर्मर कोर इज लैमिनेटेड एंड मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। याना, याना आंसर बताओ बेटा, अनम्यूट कर बेटा अपने आप को। यस याना स्पीक, बेटा बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ
अच्छा, करंट बढ़ाने के लिए, योशित कोरोजन से बढ़ाने के लिए। अरे बाबा रे बाबा। यस, वरदान ने हैंड रेस कर रखा है। सर वो आसिया, आपने जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बताया था, क्या बताया था? सर वो याद नहीं है। अब तो बाढ़ में जा, वो याद नहीं है, परमानेंटली क्यों याद चार्ज, नहीं है? परमानेंटली वो ना हो जाए। बोल, क्या बोल रहा है? सर परमानेंटली मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं हो जाए। हाँ हाँ, तो भूल गए ना। रीजन क्या है, उस पॉइंट का नाम बताओ। आसिया, आप बताना चाहते हैं आंसर? आपने कर रखा है। यस, याना ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, रोहित ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, अभी तक तन्मय ने भी सही आंसर दिया है। आदित्य, यस करेक्ट आंसर बेटा। बेटा मैंने आपको ये बताया था कि जब भी देखो, ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ योर मेटल, मेटल की शीट से बना हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा होगा बेटा, तुम्हारा फ्लक्स वेरी कर रहा है, फ्लक्स मतलब कि करंट वेरी कर रहा है साइनसोइडली, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। तो अगर कभी भी फ्लक्स अगर वेरी कर रहा होता है शीट में से, तो मैंने बोला था क्या प्रोड्यूस होता है उसमें, लोकल करंट प्रोड्यूस होते हैं। लोकल करंट कौन से होते हैं बेटा? एडी करंट। कौन से करंट प्रोड्यूस होते हैं? एडी करंट प्रोड्यूस होता है, याद है किसी को? तो एडी करंट जो प्रोड्यूस होगा उसको रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? लेमिनेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लेमिनेशन। तो लेमिनेशन किसके लिए यूज की जाती है? तुम्हारी एडी करंट को हटाने के लिए। तो लेमिनेशन बेसिकली तुम्हारे एडी करंट को रिमूव करने के लिए यूज की गई है। किसके लिए? एडी करंट को रिमूव करने के लिए यूज की गई है। नेक्स्ट, सॉफ्ट आयरन क्यों बनाया जाता है? हमने आपको बताया था सॉफ्ट आयरन क्यों लगाया जाता है। आपको मैंने बताया था एक मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट में पढ़ा रहा था आपको, हिस्ट्रेसिस के नाम की एक चीज पढ़ाई थी मैंने आपको, हिस्ट्रेसिस कर्व नाम का मैंने एक चीज पढ़ाया था, हिस्ट्रेसिस। हाँ सर, एच से कुछ था, याद करना है बेटा सब। हिस्ट्रेसिस बनाया था, उसमें क्या होता था कि अगर एक मेटल से आप किसी भी मेटल मटेरियल में आप क्या करते हैं, उसको मैग्नेटाइज करते हैं और फिर डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड कहां रह जाती है? उस मटेरियल में रह जाती है, याद है ना? अगर मैंने उसको मैग्नेटाइज किया और फिर मैंने उसको डीमैग्नेटाइज किया, तो मैग्नेटाइज में जितनी मैग्नेटिक फील्ड दी, तो डीमैग्नेटाइज में उतनी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी कम नहीं हुई, थोड़ी रह जाती है ना? तो वो क्या थी? लॉस हो जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए अपन कौन सा मेटल यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन। तो हिस्ट्रेसिस लॉस होता है। कौन सा लॉस होता है? हिस्ट्रेसिस लॉस। तो उसको हटाने के लिए अपन ने क्या यूज किया? सॉफ्ट आयरन। ये याद रखो भाई, पढ़ाया था मैंने तुम्हें पहले भी शायद, तो उसका यूज आया, तो ये पॉइंट हो गए। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया है ऑल्सो। हाँ, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। मैंने आपको ये तो बता ही दिया था। ठीक है, ये पूरा पूरा रेशियो याद रखो आप। दिस रेशियो यू शुड रिमेंबर गाइस। ठीक है बच्चा, इस रेशियो को याद रखो। ES by EP इक्वल्स टू NS by IP इक्वल्स टू IP by ES इक्वल्स टू K। K क्या होता है? तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर रेशियो। हर्षित ध्यान से देखना बेटा, हर्षित सोनी ध्यान से देखो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। K क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो K इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ वोल्टेज ऑब्टेन्ड एट सेकेंडरी टू वोल्टेज अप्लाइड इन एट द प्राइमरी साइड। सेकेंडरी बाय प्राइमरी वोल्टेज कर दोगे तो K आ जाएगा। K मतलब ट्रांसफॉर्मर रेशियो बेटा। ठीक है, लैमिनेशन आपके एडी करंट को रिमूव करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है ना? लैमिनेशन इज बेसिकली डन टू रिमूव द एडी करंट्स। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूं फंडा सारा, तो ये तो तुम्हारा कुछ नहीं पढ़ना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है बता चुका हूं मैं। ठीक है, हाँ, जेई में भी सवाल आ सकता है, बट यही सब सवाल आते हैं थ्योरेटिकल बेसिस पे कि भैया जेई मेंस में खाए जैसे कि लैमिनेशन क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस के लिए सॉफ्ट आयरन लगाया जाएगा। फॉर्मुला इस पे आ सकता है, क्वेश्चन इस पे बन सकता है, ईएस दे देगा, ईपी दे देगा, आईपी आईएस पूछ सकता है, एनएस एनपी पूछ सकता है, रेशियो क्या होगा, ट्रांसफर रेशियो क्या होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं आता है। ठीक है ना? तो अपने को ज्यादा परेशान नहीं होना है। ओके, इंजीनियरिंग नहीं करनी अपने को, यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी ये सब तो इसका उल्टा करके लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। अच्छा, ऊपर से मैंने ये लिख ही दिया था, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहनी चाहिए और पावर भी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी हमने ये रिजल्ट निकाले हैं। ठीक है, स्टेप अप के लिए के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, के की वैल्यू लेस देन 1 फॉर स्टेप डाउन। ओके बच्चा, मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं अब मैं। आई एम नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस
स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर प्रीवियस स्लाइड मत करना, ठीक है ना। चलें आगे, आ जाओ भाई। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, कौन कौन से एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर में। सबसे पहले तो एक हम बात करेंगे एडी करंट लॉस की, पता चल गया हमको एडी करंट लॉस क्यों हो रहा है। हिस्ट्रेसिस लॉस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक होगा तुम्हारा कॉपर लॉस, कॉपर लॉस मतलब वो I²R लॉस। ठीक है, ले लो यार, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ना फटाफट से लो। ले लिया। अब 1 मिनट क्या लगता है स्क्रीनशॉट लेने में। पीडीएफ से ले लेना है भाई, तुम पीडीएफ से ले लेना, पीडीएफ से ले लेना तुम लोग। आ जाओ यहां पर ना। तो एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर कौन कौन से होते समझो। तुम्हारे पास ना ये सप्लाई ऐसे समझ, ट्रांसफॉर्मर है ना, तो कॉइल में ना, अब रियलिटी में, इन रियलिटी कॉइल में क्या होता है, रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो इस रेजिस्टेंस में यहां पर कौन सा करंट जा रहा है, आईपी, यहां पर आईएस करंट जा रहा है। तो बेसिकली इन दोनों के हीट लॉस कंबाइंड ऐड करके उनको नाम देते हैं हम कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉस इज नथिंग बट योर हीट लॉस, हीट लॉस नाम देते हैं। एडी करंट के बारे में पढ़ाई रखा है, हिस्ट्री से पढ़ा रखा है पहले ही आपको। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, फ्लक्स लीकेज ड्यू टू पुअर लिंकोमैटिक फ्लक्स, समझना, इसको समझना। ये समझना बेटा, यहां पर φ1 है और यहां φ2 है। बेटा बेसिकली होता क्या है, जब फ्लक्स यहां पर चलता है ना, तो यहां पर हवा होती है, एयर होती है रियलिटी में। इन रियलिटी एयर होती है भाई आसपास, थोड़े गैप भी आते हैं दोनों कॉइल्स के बीच में। तो उसमें ना थोड़ा सा फ्लक्स का लीकेज होता है। फ्लक्स क्या करती है, हवा में थोड़ा लीक कर जाता है, कि एयर में आयंस होते हैं ना यार, तो आयंस में सारा सा थोड़ा सा फ्लक्स करता है, लीक कर जाता है। अगर लीक कर जाएगा, फ्लक्स थोड़ा सा लीक कर जाएगा, तो हमने बोला फ्लक्स लीकेज। मतलब मैग्नेटिक कपलिंग अच्छी नहीं है। मैग्नेटिक कपलिंग क्या है बेटा, अच्छी नहीं हो रखी है। ट्रांसफॉर्मर बेकार अगर ऐसा हो रहा है तो। पर ये रियलिटी है, होती ही है। ठीक है, तुमको इनका मानना है रट्टा। ये सब स्कूल पॉइंट के लिए तुम्हारे, स्कूल पॉइंट के लिए है, सब कुछ रट्टा मारना है। इसके बारे में नहीं बताऊंगा, पूछना भी मत, नहीं बताऊंगा, रट्टा मारना है तुमको खाली। तो लिखा भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए ना। ओके, ये सब इंजीनियरिंग टर्म्स हैं तो याद रखो बस। अब एक छोटा सा पॉइंट और। बिल्कुल आज तुम्हें रट्टा मारने वाला काम हो गया ये यूजेस में। बिल्कुल नहीं प्रखर यार, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है बेटा। आप चीजें समझ लो, एक छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं, समझना। पावर स्टेशन मतलब थर्मल पावर स्टेशन या हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं, वहां पर बिजली पैदा होती है, वहां बिजली बनाई जाती है, वहां बिजली बनाई जाती है। आज थोड़ा थ्योरी है, समझ लो। वहां बिजली बनाई जाती है, तो पावर स्टेशन बिजली बनाई जा रही है, मतलब क्या, यहां पर जो बिजली बनती है वो बनती है या तो 11 केवी पे, 11 केवी, या फिर 33 केवी पे। तूने पेन रख दी उसकी, क्या रख दी बेटा, तुम ब्यूटी रहा करो। नहीं अर्षित, तुम्हारे पावर स्टेशन पर जो बिजली पैदा बनाई जाती है वो बनाई जाती है 11 केवी और 33 केवी पर। कितने पे बेटा, 11 केवी और 33 केवी पे प्रोड्यूस होती है, इसी पे बनाई जाती है। ये हमारे पास जो जनरेटर है वो इसी के लिए बने हुए हैं। अब इसको तुमने देखा रोड पे बड़े बड़े तार चलते हैं, बहुत बड़े बड़े तार चलते हैं, बड़े बड़े टावर्स होते हैं। तो ये जनरेशन हुआ, अब उसको ना सप्लाई का भेजते हैं बेटा, क्या भेजते हैं, यहाँ भेजा जाता है, तो ये बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन।
क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रांसमिशन लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसमिशन लाइंस। अब ट्रांसमिशन जो किया जाता है ना, वो होता है 220 केवी की लाइन, या फिर 440 केवी की लाइन, या फिर 765 केवी की लाइन। ऐसी लाइनें होती है बड़ी बड़ी, बड़े बड़े टावर होते हैं, एक तो तुमने देखे होंगे रावण जैसे बड़े बड़े, है ना। तो यहां पर तुमने क्या यूज किया? कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया बेटा? तुमने यहां पर यूज किया एक स्टेप अप या स्टेप डाउन। इस ट्रांसफार्मर के की वैल्यू क्या हो गया? स्टेप अप। कम से ज्यादा किया, स्टेप अप किया, तो के की वैल्यू क्या होती है? 1 से बड़ी होती है। क्या होती है? 1 से बड़ी हो गई, ठीक है ना। के की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी हो गई। अब सब स्टेशन पर फिर से ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जिसका वैल्यू के की वैल्यू लेस देन 1 होती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू लेस देन 1 होती है। मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन करके यहां पर जो वोल्टेज आती है फिर से कितनी आती है? 11 केवी, 33 केवी के बराबर। कितनी आती है? 11 केवी, ये 33 केवी के बराबर आती है, ठीक है बेटा। फिर यहां पर एक तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगाते हैं जिसका के लेस देन 1 होता है, और फिर घरों के आगे सब स्टेशन से यहां पर लाइन आ रही होती है और यहां एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है। तो वैल्यू कम कर दी यहां पर। फिर यहां पर बेसिकली सब स्टेशन, तुम मोहल्ले पे मत जाओ, तुम मोहल्ले मतलब पूरा घर वाला सिस्टम आ गया तुम्हारा ना। तो यहां वैल्यू कितनी लेके आ जाते हैं? 220 वोल्ट। कितनी हो जाएगी? 220 वोल्ट हो जाती है, ठीक है। बस कभी कभी यहां पर कम ये भी रख देते हैं, 440 वोल्ट। ये कहां जाती है? या 400 वोल्ट, 440 या 400 जो भी होती है, ये जाती है फैक्ट्री में और ये जाती है होम में, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया है? एक ना ऐसे सप्लाई आ रही होती है। देखो कैसे ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं तुम्हारे यहाँ, पावर ट्रांसफार्मर, इनको सबको बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर्स बेसिकली। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं ये, ठीक है ना। हाँ, पावर स्टेशन से सीधे मोहल्ले को जोड़ दो, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घर के पास पावर स्टेशन अगर होगा ना तो तेरी जिंदगी को खतरा भी होता है बेटा। बाकी बची हुई कुछ नहीं है। मुझे बता, ट्रांसफर पावर, जितनी पावर यहां पर थी ना उतनी ही पावर तेरे यहां पर आ रही है। जितनी पावर यहां पर उतनी ही पावर यहां पर है। वोल्टेज ऊपर नीचे हो रही है, करंट को भी ऊपर नीचे कर रहे हैं, समझे। ठीक है ना। हाँ, बिजली की चोरी करनी बहुत गलत बात है, मत करो, मर सकते हो। तुम्हें जेल तो हो ही सकती है, तुम्हें फाइन तो लग ही सकता है। बट मेन क्या है, तुम्हारे को ना बहुत गड़बड़ भी हो सकता है। ट्रांसमिशन लाइन का फायदा क्या है? अबे भाई, तेरे घर के बगल में लगाया क्या पावर प्लांट? पावर प्लांट तो बहुत दूर होता है, नरोला में पावर प्लांट है, तेरे घर के अंदर थोड़ी ना है भाई। तो ट्रांसमिशन लाइन किस लिए होती है? यहां से बिजली को यहां तक ले जाने के लिए। 200 किलोमीटर की लाइन की होती है, 400 600 किलोमीटर लंबी तक लाइन होती है बेटा, ठीक है ना। अरे यार तुम भी से घर में लगा देता हूँ। हाँ, 2 किलोमीटर दूर है, दादरी में रहता है क्या? हाँ, ग्रिड विड के बारे में तुम्हें नहीं पढ़ना। यू डोंट हैव टू स्टडी अबाउट ग्रिड। वैसे ग्रिड क्या होता है? यही, ये सिस्टम को पूरा ग्रिड कहते हैं। ये जो पढ़ाया ना मैंने, यही ग्रिड है। ये पूरा ग्रिड बना हुआ है, ठीक है। पावर हमेशा सेम है बेटा, पावर इज ऑलवेज कांस्टेंट। जितनी पावर यहां उतनी पावर यहां, उतनी पावर यहां उतनी पावर यहां, बस वोल्टेज अप कर दी, करंट कम कर दिया। वोल्टेज अप, करंट कम, पावर कांस्टेंट है, ठीक है ना। और इसके साथ, इसी के साथ तुम्हारा जो एसी चैप्टर है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो होता है एंड, मतलब स्वाहा। और साथ में इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। सब अपनी कुर्सी से खड़े होंगे, सब अपनी कुर्सी से खड़े होंगे बेटा। सब लोगों से गुजारिश है, सब अपनी कुर्सी से खड़े हो।
हाथ में बेटा वो ले लें, फूल औषधि सब ले लें और दे स्वाहा अग्नि में डाल दिया जाए। ठीक है, आज जाके ये पूरी यूनिट हमारी क्या होती है, स्वाहा एंड दे पार्टी। ठीक है ना, तो पकड़ना, फूल ले लो, वो ले लो, क्या कहते हैं, जो भी सामग्री होती है सामग्री लेके यज्ञ में डाल दी जाए। क्योंकि चैप्टर यूनिट तो सब उड़ चुका है, अपने को तो इलेक्ट्रो ही नहीं याद है, मैग्नेटिज्म तो छोड़ो। हेलो भाई, अपने को तो ये भी याद नहीं आ रहा, ये तो छोड़ो, बहुत पहले पढ़ा था। तो आज जाके हमने ये सारी चीजें को खत्म किया है, डेट्स इट। तो अब जो नया यूनिट शुरू होना है ना, वो हम शुरू करेंगे ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट आवर ऑप्टिक्स। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स, बट तुम्हारे स्कूल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है। अब ये ना बेसिकली कम्युनिकेशन और तुम्हारा सेमीकंडक्टर के साथ पढ़ाया जाता है, बट यस आई विल टीच यू दिस ऑल्सो। मैं अभी तो नेक्स्ट टू क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट टू क्लास वी विल स्टडी यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद हम शुरू करेंगे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे उसके बाद रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो बेसिकली रे ऑप्टिक्स आपका ले जाएगा कम से कम भी ना 20, ज्यादा बोल दिया मैंने, 25 समथिंग लेक्चर ले जाता है ये। ठीक है, हाँ ये स्कूल पॉइंट से बस, ठीक है ना। तो डेट्स इट, इतना ही। अच्छा मैं ना तुम्हें ना कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूं, मैं तुम्हें ना एक फाइल दे रहा हूं। अच्छा ये सवाल करना है, अभी कुछ सवाल अभी हम कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस राइट नाउ। ठीक है ना, हाँ इस स्लाइड के इसको स्क्रीनशॉट लेते ले लो। हाँ तो बिल्कुल यार 1.5 महीना चलता है ऑप्टिक्स ना। हाँ 12th का मेजर पोर्शन खत्म हो गया। अगर तुमने ये पार्ट पूरा कर लिया ना, तो तुम्हारे अच्छे खासे तुम मार्क्स ना ग्रैप्स कर सकते हो। अब हमारे जो मेन 2 यूनिट रह जाएंगी ना तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऑप्टिक्स और साथ में कौन सी रह जाएगी, तुम्हारी मॉडर्न फिजिक्स। तुम्हारा सिलेबस अब मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स रह गया है। ऑप्टिक्स बेसिकली थोड़ा सा रे ऑप्टिक बड़ा है, बट स्कोरिंग पार्ट वेव ऑप्टिक्स, आजकल वेव ऑप्टिक्स से ज्यादा सवाल आता है। ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स जो होगा वो बेटा बेसिकली हमारा 15 लेक्चर्स में जाएगा, और इसमें तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स ये सब है। और यहां से कम 4 to 6 क्वेश्चन की मतलब कि वो होती है प्रोबेबिलिटी कि 4 to 6 क्वेश्चन यहां पर आए हैं। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में मॉडर्न फिजिक्स होने वाला है हमारे लिए। चलो यार, अब ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ नीट का सवाल। ये नीट का सवाल है, बट देखते हैं कितने बच्चे इसको आंसर करेंगे। सी दिस क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है, इसको समझ लो एक बार, ऐसे सवाल बहुत आएंगे। हाँ दीपांशु उसके लिए रुका रहना बेटा, इस सवाल को कर ले बेटा पहले, ठीक है। नहीं कविश, एक बार दोबारा स्वाहा नहीं करूंगा मैं। ठीक है, चलो यहां पर आओ। क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है। अ सर्किट when connected to an AC source of 12 volt gives a current of 0.2 ampere. The same circuit when connected to a DC source of 12 volt gives a current of 0.4 ampere. The circuit is series RL, series RC, series LC, series LCR. प्रीवियस ईयर नीट का सवाल है 2019 का, इसको देखना कैसे, और मैं इसका रीजन भी पूछूंगा आप लोगों से ना। आई वॉन्ट टू आस्क द रीजन ऑल्सो, रीजन के साथ आंसर हो तो अपना हैंड रेस करना। आई वॉन्ट द रीजन, ठीक है ना, आई वॉन्ट द रीजन। और वैल्यू कितनी होगी आर की, वो भी निकालो, एल की, एक्सएल की, वो भी निकालो। जेई के स्टूडेंट्स हो ना, फाइंड आर एंड एक्स। फाइंड आर एंड एक्स। एक्स एक्स भी हो सकता है, एक्सएल भी हो सकता है, तुम्हें बताना है। हो सकता है एलसीआर का भी एक्स ही हो सकता है।
हाँ जी, सोच रहे हो? हर्षित रीजन के साथ आंसर दे दे। तेरा आंसर सही है बट रीजन बता दे मुझे क्या है बेटा। तुषार शर्मा, इफ यू वांट टू गिव द आंसर, योर आंसर इज करेक्ट, बस गिव मी द रीजन कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लॉजिक। ओके, तन्मय आंसर सही है, रीजन बता बेटा। तन्मय महेश्वरी रीजन बता दे। नहीं हर्षित, ऐसे आंसर नहीं करोगे आप। देखो ये ना अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लो, इसको हल्के मत लो, समझो। हमें नहीं पता एल भी हो सकता है, आर भी होता है, सी भी हो सकता है। बेटा एक चीज सोच, बेटा तन्मय, ना ना ना, वो भी आंसर नहीं है बेटा। सब आ जाओ, समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं समझा रहा हूं, समझ लेना। आज हमने कुछ दिन पहले क्वेश्चन किया था, कैपेसिटर कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है व्हेन एसी सप्लाई इज कनेक्टेड, या डीसी व्हेन डीसी इज कनेक्टेड। कुछ याद है? कैपेसिटिव आरसी सर्किट तुम्हारा ओपन सर्किट हो जाएगा जब तुम्हारा डीसी सप्लाई होगी। कुछ याद है आप लोगों को? मैंने बताया था, याद करना। एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है, तो 1/0 सी, तो इन्फिनिटी है ना। तो इन्फिनिटी हो गया तो इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस बन जाएगा। यस, इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस। तो बेटा कोई अगर तुम्हारे पास एक सर्किट है, इसमें आर लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, और डीसी सप्लाई लगा दूं, डीसी सप्लाई लगा दूं, क्या ये बेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्या बेटा ओपन हो जाएगा? तो कोई भी इसमें करंट फ्लो करेगा? तो बेटा क्या कोई भी करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। करंट यहां पर नहीं फ्लो करेगा, जीरो हो जाएगा। बट सवाल में देख, बट सवाल में देख, सवाल में करंट फ्लो करवा रहा नहीं करवा रहा? क्या सवाल में करंट फ्लो करवा रहा नहीं करवा रहा? डीसी सप्लाई पर, डीसी सप्लाई पर करंट फ्लो हो रहा है 0.4 एम्पेयर का। मतलब सी रहा होगा या एल रहा होगा? मतलब सी रहा होगा, एल रहा होगा? एल रहा होगा। समझ गए दोस्तों? समझ गए ना आप अब? मतलब क्या रहा है? आरएल सर्किट है पहली बात। बोलो रे बोलो, आरएल। इसलिए इसलिए क्योंकि यार एसी में तो सप्लाई चलेगा ही चलेगा, पर यहां पर रुक जाएगा। अब देखना आर की वैल्यू कैसे निकालें। आर की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, जब तुम्हारा डीसी जा रहा होगा तो डीसी में एक्सएल कितना हो जाएगा बेटा? एक्सएल ओमेगा एल। डीसी सप्लाई में ओमेगा कितना होता है? 0। मतलब 0 हो जाएगा। एक्सएल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर एक्सएल 0 हो गया तो बेटा मतलब क्या ओमिक वैल्यू 0 हो गई, मतलब शॉर्ट सर्किट। तो डीसी में इंडक्टर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सीधे सीधे करंट फ्लो कर जाएगा। संचित वो रीजन है गलत दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो हम एसी के लिए बात कर रहे हैं, एसी सप्लाई के लिए। अब देखो यहां पर, तो ऐसे याद रखो आंसर आरएल होगा। अब यहां पर देखना रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, V बाय आई करके, वो भी डीसी वाला। V कितना है? 12। 12 पे कितना है? 0.4। बेटा वैल्यू कितनी आएगी निकालना, कितनी वैल्यू आती है बेटा? कोई मुझे बताएगा वैल्यू कितनी है? 12/0.4, 30 ओम। अच्छा, अब Z कैसे निकलेगी? V बाय आई। ये V कितना है? 12, और ये कितना है? 0.2, एसी वाला ना। ये कितना आ जाएगा? 60 ओम। Z आ गया, R आ गया, तो एक्सएल आ सकता है। तो यहां से एक्सएल निकाल लो, कितना आ रहा है बता दो मुझे। मैं यहां से सॉल्व करके बता दो कितना वैल्यू आ रहा है। 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर कितना होता है भाई? हाँ भाई, 30√3 आ रहा है क्या? हाँ 30√3, 30√3 आ गया। कितना आ गया बच्चा? 30√3। ठीक है गाइस, यस और नो? बिल्कुल। तो तुम तो वो कर ही सकते हो, बाकी तो तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस इतना ही। अब ना मैं तुम्हें ना होमवर्क के लिए, ये रीजन समझ में आना चाहिए तुमको।
सबको रीजन क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो कभी आरएलसी में डीसी लगा दिया तो करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। ये रीजन अपने आप से अभी लिख लेना, नहीं तो उड़ जाएगा, तोते उड़ जाएंगे इसमें, तो याद कर लेना। क्वेश्चन आएगा अपन कुछ भी मार्क कर देंगे फिर, ठीक है ना? हाँ, आरएलसी सर्किट में अपन वो नहीं लगाएंगे डीसी सोर्स। बेटा अब ना ये होमवर्क दे रहा हूं मैं तुम्हें, होमवर्क में तुम्हें सवाल दे रहा हूं बहुत सारे, तो एक पूरी लिस्ट है होमवर्क की जो आप पीडीएफ में से ले लेंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये सारे होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा, तो पीडीएफ हम डाउनलोड करिएगा, ठीक है ना? पीडीएफ में सब मिल जाएगा आपको बेटा, तो पीडीएफ से आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके आंसर्स के साथ दूं बिना आंसर के साथ दूं? आंसर के साथ बिना आंसर के साथ बताओ भाई। यार इस चैप्टर का काउट बना हुआ नहीं है बेटा,